Hello everyone, welcome to the class of Idiom and Phrases by Success Capsule. Before starting with the idiom and phrases, I would like to discuss with you people why this topic is relevant. This topic is relevant as it is asked in various competitive exams, right from the UPSC, Indian Economic Services, CAPF, CISF, and all the exams which I have shown on the screen as you people can see, that in CDS, NDA, CGL, and other exams which I have not written here. And from academic purpose also, this is very important topic. You can use it in essay writing, so it makes it highly relevant. But one thing which I would like to say, that most of the teachers and students, they do neglect this part. This is like a topping on a cake, which is very easy. You can easily score in this topic if you follow a basic thing. Don't try to cram it. You can put these idioms into sentences which will help you in writing good essays. प्लस अगर आप देखें कि जो यूपीएससी के जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें जो एग्ज़ाम्स मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किए, जैसे जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का एग्ज़ाम है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस है, इन सब एग्ज़ाम्स में क्या होता है, सीएपीएफ और सीआईएसएफ में भी क्या होता है, इन सारे एग्ज़ाम्स में भी क्या क्राइटेरिया फॉलो करते हैं वो लोग जनरली, कि वो लोग आपको 5 मार्क्स के या 10 मार्क्स में 10 मार्क्स का पेपर देते हैं, और मतलब वो उसमें आपको कहते हैं कि आप सेंटेंस फॉर्म कीजिए इसका। तो अगर आप इसको डेली प्रैक्टिस में लाएंगे तो तब भी आपके लिए इजी है और आपको क्रैम नहीं करना पड़ेगा। तो ये सारे वो चीज़ हैं जिसके चलते ये टॉपिक रेलेवेंट होता है। तो हम लोग आज बहुत कम इडियम्स और फ्रेजेस डिस्कस करेंगे, लेकिन आने वाली क्लासेस हम लोग इसकी कंटिन्यूटी एक सीरीज़ बनाएंगे जिसमें हम हर क्लास में डिफरेंट इडियम्स लेंगे, कुछ फ्रेजेस लेंगे, ताकि हम इनको किसी चीज़ के साथ कोरिलेट करके अच्छे से याद कर पाएँ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बेसिक डिफरेंस बताना चाहूँगी कि ईडियम और फ्रेज में डिफरेंस क्या है। देखो, ईडियम जो होता है वो एक जो ईडियम होता है वो एक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन है जिसका कोई लिटरल मीनिंग नहीं है। अगर आप लिटरली मतलब हम इंग्लिश का कोई वर्ड बोलते हैं तो उस वर्ड का एक मीनिंग होता है, लेकिन अगर जो ईडियम होता है उसका डायरेक्ट कोई मीनिंग नहीं होता, उसका फिगरेटिव मीनिंग होता है कि आपको उसमें हिडन मीनिंग को खोजना होता है। लेकिन जो फ्रेज होता है, हम लोग मोस्टली ईडियम और फ्रेजेस एक साथ पढ़ते हैं, लेकिन जो फ्रेज होता है, फ्रेज इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स जिनको जोड़ के एक सेंटेंस बनता है। ये एक कंसेप्चुअल चीज हो गई। जो फ्रेजेस हैं ये कंसेप्चुअल हो गए, ठीक है। लेकिन जो idioms होते हैं दे आर expressions. So let's begin with our class. Okay, the first one is, a brave soldier will never show the white feather in the face of his enemy. As you can see, the highlighted one is the idiom. A brave soldier will never show the white feather in the face of his enemy. तो देखिए, एग्जाम में आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपको इस फॉर्मेट में आता है तो आप स्टेटमेंट पढ़ के मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए। उन्होंने स्टेटमेंट में कहा है ब्रेव सोल्जर, और आर्मी सामने है, तो ऐसे केस में सोल्जर क्या करेगा? वो अपनी बहादुरी दिखाएगा, तो कायरता कभी नहीं दिखाएगा। ठीक है, अब ऑप्शंस पे आते हैं। पहली ऑप्शन ही है कि वो कायरता के साइन दिखाएगा, कॉर्डाइस, ठीक है। तो ऐसा मतलब पहला ही कि कायरता का साइन दिखाएगा, तो ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो अब ब्रेव सोल्जर विल नेवर सो, तो हम जो पहला ही हमारा ऑप्शन है वही हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। एरोगेंटली एक्ट करेगा, कोई सेंस नहीं बनती, इंटीमेसी का भी नहीं बनता, और अगर हम इम्प्रूडेंट कहें तो वो भी नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। अब ये जो एक्सप्रेशन है, जनरली मैं आपको ऐसे ही बताती हूँ कि वाइट फेदर एक्सप्रेशन क्या है। वाइट फेदर एक्सप्रेशन जो है ना, वो कॉक फाइटिंग से लिया गया है। पहले कॉक फाइटिंग होती थी। कॉक फाइटिंग में अगर कोई बर्ड की टेल में कोई वाइट फेदर होता था तो माना जाता था कि ये एक इंफीरियर ब्रीड है, तो इंफीरियरिटी के साथ इस वर्ड को जोड़ा जाता था। तो आप लोग समझ जाएंगे कि इसका मीनिंग क्या है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, द पुअर मैन मूव्ड फ्रॉम पिलर टू पोस्ट टू गेट मनी। ठीक है, इसमें भी देखिए, गरीब आदमी है, पैसे के लिए ही मूव फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। तो ये ईडियम है क्योंकि इसका कोई डायरेक्ट मीनिंग, कोई लिटरल मीनिंग नहीं है। अगर हम इसकी ऑप्शंस पे आए, वेन टू पिलर्स, वेन टू पोस्ट, साफ समझने में ही पता चलता है कि गलत है। मनी लेंडर के पास गया, ऐसी ऑप्शन की कोई बात नहीं की गई। ट्राइड हिज बेस्ट मतलब ही मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कि वो उसने हर संभव कोशिश करके देख ली, पैसा पैसा लेने के लिए या पैसा अरेंज करने के लिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, द बॉयज क्राइड विद वन वॉइस दैट द एग्जामिनेशन शुड बी पोस्टपोन। ये तो करंट सिचुएशन से भी रिलेट हो रहा है। द बॉयज क्राइड विद वन वॉइस, एक वॉइस में क्राई करने का मीनिंग होता है कि एक डिसीजन था, एक डिसीजन है
जिसमें सब कोई एग्री किया, तो कोई भी इसमें डिसएग्री नहीं किया, यूनानिमस डिसीजन है। कुछ ऐसा नहीं है कि कोई फोर्सफुल है, ठीक है ना। अगर हम व्यूमेंटली का मीनिंग लें तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग है फोर्सफुल मैनर। तो फोर्सफुल मैनर में नहीं, सबने रजामंदी से एक आवाज में कहा कि एग्जाम पोस्टपोन होना चाहिए। तो लाउडली और स्ट्रांगली तो पहले ही रिजेक्टेड ऑप्शंस हैं। नाउ द नेक्स्ट वन, द स्कीम अपीयर्स वर्थलेस एट द फर्स्ट ब्लश। फर्स्ट ब्लश, जो स्कीम थी वो पहली ब्लश में ही वर्थलेस प्रूव हुई। वर्थलेस क्या होता है, बेकार, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट, अटेम्प्ट तो इसमें आएगा नहीं क्योंकि कोई कोशिश नहीं, मतलब पहली बार देखने में ही कोई चीज हम देखते हैं, हमें देखते ही लगता है कि ये बेकार है, तो इसका हिंदी में ये मीनिंग है। तो फर्स्ट स्टेप भी इसमें नहीं आएगा और फर्स्ट फेज भी नहीं आएगा। तो फर्स्ट साइट इज द करेक्ट ऑप्शन, कि जो एक फर्स्ट इंप्रेशन था, जैसे हम किसी स्कीम के बारे में सुने, हम फर्स्ट इंप्रेशन में ही जज कर लिए कि ये बात है। Now the next one. His pronunciation was so bad and his voice is so low that the speech he made was all Greek to me. उनकी प्रोनाउंसिएशन, उसकी प्रोनाउंसिएशन इतनी खराब थी और वॉइस बहुत लो थी, तो ऑल ही मेड, जो उसने स्पीच दी, वाज ऑल ग्रीक टू मी। तो स्ट्रेंज की बात तो उन्होंने नहीं की इसमें। इनऑडिबल का मतलब कि सुनाई नहीं दे रहा था, उन्होंने ये कहा कि आवाज कम थी, लेकिन ये तो नहीं कहा सुनाई नहीं दे रहा। और अनइंटरेस्टिंग का भी फैक्ट नहीं था। तो इसका आंसर है इनकॉम्प्रिहेंसिबल, मतलब कि अ वर्ड और सेइंग जिसको आप समझ नहीं पाए। तो इसका, जब जब ऐसी सिचुएशन होती है तब हम कहते हैं कि ऑल वाज ग्रीक टू मी। नाउ द नेक्स्ट वन, ही लुक्ड ब्लैंक व्हेन ही वाज इन्फॉर्म्ड अबाउट हिज डिसमिसल। ब्लैंक लुक, सबसे पहले ब्लैंक चीज क्या होती है, जिसमें कोई एक्सप्रेशन नहीं होता। तो ब्लैंक वर्ड अपने आप ही शो करता है एक्सप्रेशनलेस वर्ड को। ब्लैंक वही हुआ जिसमें कुछ भी नहीं, खाली एकदम। तो जब उसको उसके डिसमिसल के बारे में इन्फॉर्म किया गया तो वो ब्लैंक था, वॉज विदाउट एनी इमोशन, वॉज पजल एंड सरप्राइज। जब इमोशन ही नहीं है तो पजल और सरप्राइज नहीं आएगा, अनइंटरेस्टेड भी नहीं आएगा और हैप्पी भी नहीं आएगा। अगर आपको ब्लैंक वर्ड का मीनिंग समझ में आएगा तो आप बहुत इजीली बता सकते हैं लुक ब्लैंक का मीनिंग क्या होगा। नाउ द नेक्स्ट वन, दैट फेलो ट्रम्प्ड अप अ स्टोरी। ये फ्रेज हम कॉमन न्यूज़पेपर्स में भी देखते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलूँ, इडियम और फ्रेजेस को लर्न करने का एक तरीका ये भी है कि जब हम कभी भी कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ते हैं या हम रोज़ न्यूज़पेपर रीड करते हैं, तो आप देखिए कि आप कितने सारे इडियम से रोज़ कम अक्रॉस होते हैं। मोस्टली जिस दिन बारिश होती है तो लिखा होता है इट रेन कैट एंड डॉग्स, है ना। तो मतलब ये चीज़, ये हमने नॉर्मली मतलब इडियम सुना होता है जिसका मीनिंग क्या होता है, मूसलाधार बारिश हुई। तो ये वर्ड्स हम कॉमनली न्यूज़पेपर्स में देखते रहते हैं। नाउ कमिंग टू दिस वन, दैट फेलो ट्रम्प्ड अप अ स्टोरी। ट्रम्प्ड अप का मतलब, पहले हम इसका मीनिंग होगा तब हम बहुत इजीली जान पाएंगे, कि जैसे हम कोई स्टोरी इन्वेंट करते हैं एज एन एक्सक्यूज, जैसे क्लास में लेट आने का एक्सक्यूज सडनली बनाया होता है, तो वो ट्रम्प्ड अप स्टोरी होती है, ठीक है। तो ट्रांसलेटेड वर्ड गलत है। सैंग विद द म्यूजिक ऑफ अ ट्रम्पेट, कोई दूर दूर तक लिंक नहीं है। कॉपिड, नॉट। कॉनकॉटेड, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगर आपने ये वर्ड भी कभी सुना हो तो इस वर्ड का भी मीनिंग है टू डिवाइज अ स्टोरी। तो जब हम कोई कहानी बनाते हैं तब, तो इस इडियम का मीनिंग है टू मेक अ फॉल्स स्टोरी or invent as an excuse. Now the next one, though he is not a scholar, he wins arguments because he has the gift of the gab. देखिए, चाहे वो स्कॉलर नहीं है लेकिन जब आर्गूमेंट्स होते हैं तो वो जीतता है, बिकॉज ही हैज द गिफ्ट ऑफ द गैप, ठीक है। अगर किसी को इसका मीनिंग नहीं भी पता, फिर भी सोच के देखिए कि आर्गूमेंट में क्या होता है। अगला पर्सन, बातचीत से ही दो लोग अपने अपने जवाब दे रहे हैं, जिसका जवाब अच्छा होगा वो आर्गूमेंट जीतेगा। तो गिफ्ट्स फ्रॉम मैनी पीपल, कोई लिंक नहीं। लॉट ऑफ मनी, कोई लिंक नहीं। गुड मनी, कोई लिंक नहीं। टैलेंट ऑफ स्पीकिंग, जो गिफ्ट ऑफ गैब होता है वो मोस्टली हम इसी चीज़ से रिलेट करते हैं जब किसी की स्पीकिंग क्वालिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं। और हम मोस्टली जर्नलिज्म में जो लोग जाते हैं, मार्केटिंग में जाते हैं, तो वो हम लोग हमेशा कहते हैं कि वही लोग हैं जिनके पास गिफ्ट ऑफ गैब होता है। नाउ द नेक्स्ट वन, द थीफ passed himself off as a ticket examiner. Passed himself off का मीनिंग क्या हुआ? Described himself, deceived everyone, disguised himself, was regarded. देखिए, इसमें करेक्ट ऑप्शन ये है। क्यों है? क्योंकि थीफ ने अपने आप को टिकट एग्जामिनर बोल के उस जगह, उस स्थिति से वो निकल गया सबके सामने, ठीक है। तो उसने क्या किया, ही ट्राई टू प्रटेंड, उसने प्रिटेंड करने की कोशिश की कुछ जो वो नहीं था। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन सी होगा, उसने खुद को डिस्क्राइब नहीं किया,
उसने डिसीव नहीं किया, उसने अपने आप को डिस्गाइज किया, उसने खुद को वो प्रिटेंड किया जो वो नहीं था। नाउ द नेक्स्ट वन, टू कास्ट aspersions। अब कुछ जगह आप देखोगे कि आपको सेंटेंस नहीं दिया होगा, सेंटेंस नहीं दिया होगा तो आप इजीली उस मीनिंग से नहीं जान पाते, इसके लिए आपको थोड़ा सा और मेहनत करना होगा। टू कास्ट aspersions में क्या होगा, aspersions एक्चुअल में होता क्या है, जब हम किसी के लिए बहुत हार्श वर्ड्स यूज करते हैं, किसी का हम क्रिटिसिज्म करते हैं, उसके लिए ये वर्ड यूज होता है, ठीक है। तो एक्ट एज पिलर ऑफ सपोर्ट, बिल्कुल रॉन्ग हो गया। टू रेज एस्पिरेशंस, एस्पिरेशन क्या होती है, होप, तो ये इनकरेक्ट हो गया। टू मेक अनप्लेजेंट रिमार्क्स, दिस वन इज द करेक्ट। टू डिसॉल्व ऑल द डिफरेंसेस, तो ये भी गलत हो गया, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। और देखिए टू कास्ट एस्पर्शंस जो है, इसमें आपको एस्पर्शंस का मीनिंग पता होना चाहिए, तो आपको इस चीज से एक आइडिया होगा कि ये ईडियम है या फ्रेज है, ये फ्रेज है। जितने भी ईडियम्स होते हैं, ऑल ईडियम्स दे आर फ्रेजेस, लेकिन जितने फ्रेज होते हैं वो ईडियम्स नहीं होते। नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑन द कार्ड्स। ऑन द कार्ड्स हमने बहुत बार सुना भी होता है, हिज मैरिज इज ऑन द कार्ड्स एंड ऑल दैट, तो इसका मीनिंग होता है एंटिसिपेटेड, इम्पॉसिबल नहीं, शॉकिंग नहीं, एविडेंट नहीं। अब देखिए मैं आपको इसमें एक चीज बताती हूँ, अगर लिखा हो ऑन द कार्ड्स तो ये ब्रिटिश इंग्लिश है, और इसी अगर इसमें कहीं आपको लिखा मिल जाए इन द कार्ड्स तो ये भी गलत नहीं है, लेकिन ये क्या है, अमेरिकन इंग्लिश है, लेकिन दोनों का मीनिंग यहाँ बिल्कुल सेम है। जो भी चीज बिल्कुल लाइकली टू हैपन होती है उसको हम कहते हैं ऑन द कार्ड्स। नाउ द नेक्स्ट वन, डार्क हॉर्स। एक कॉमनली बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है और स्टूडेंट इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, जबकि कुछ कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। आप सबसे पहले डार्कनेस को सोचिए, डार्कनेस क्या है, डार्कनेस में आपको कुछ भी समझ नहीं आता, सब कुछ कंप्लीटली एकदम अंधेरा होता है। तो ई डार्क हॉर्स उसको कहा जाता है जिसके बारे में हमें पता नहीं है, हम अंधेरे में देखे, लेकिन वो इंसान जब बाहर आया तो सडनली एक्सेल किया, मतलब एक अनएक्सपेक्टेड उसने चीज की जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की होती, तो इसका आंसर डी होगा, एन अनएक्सपेक्टेड विनर। एक्सट्रीमली करप्ट पर्सन नहीं, नोटोरियस क्रिमिनल नहीं, एक्सट्रीमली रिच पर्सन नहीं, तो डार्क हॉर्स जो है, डार्क हॉर्स का मतलब ही वही है जो अनएक्सपेक्टेड विनर है, जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं था कि ये जीत सकता है ना, हम जानते ही कुछ नहीं थे, लेकिन वो सडनली विन कर जाता है, तो वो पर्सन डार्क हॉर्स होता है। तो टर्न ओवर अ न्यू लीफ, अब इसमें स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन ये होती है कि जैसे वो लीफ वर्ड देखते हैं वो सीधा पेड़ के पत्तों की तरफ चले जाते हैं, दो ऐसा नहीं है। क्या था कि 16th सेंचुरी के टाइम पे क्या होता था कि जो बुक के पेजेस होते थे उनको लीव्स कहा जाता था। हो सकता है बहुत लोगों ने लिटरेचर ली हो, कभी ये चीज पढ़ी हो कि उनको लीव्स कहा जाता था, उसके बाद पेजेस कहा जाने लगा। तो टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज में हम लोग जब अफ्रेश बिगनिंग करते हैं, किसी इंसान से कोई क्राइम हो जाता है या कोई नॉर्मली भी गलती हो जाती है, तो हम उसको कहते हैं छोड़ो, दोबारा से शुरू करो। तो उसका मतलब क्या होता है, हम अगले को क्या कह रहे होते हैं, एक अच्छी शुरुआत दोबारा से करो, टू चेंज फॉर द बेटर। इसका बुक से कोई लिंक नहीं है, आइडिया से कोई लिंक नहीं है, और गार्डन साफ करने से कोई दूर दूर तक लिंक नहीं है। इट मीन्स स्टार्ट बिहेविंग इन अ बेटर वे। नाउ द नेक्स्ट वन, टू कीप अप वंस अपीयरेंसेस। टू कीप अप अपीयरेंसेस का मीनिंग ये होता है कि जैसे टू एक्ट एज एवरीथिंग इज नॉर्मल, भले भले कितनी भी ट्रबल चल रही हो, लेकिन पब्लिकली आप हमेशा क्या करते हैं कि आप नॉर्मल बिहेव करते हैं। टू कीप अप एन आउटवर्ड शो ऑफ प्रोस्पेरिटी, कि हमेशा मतलब बाहर से इंसान खुशी दिख रहा है भले घर में कुछ भी हो रहा हो। तो टू मेक पब्लिक अपीयरेंसेस नाउ एंड देन, टू मेंटेन वंस लुक्स एंड अपीयरेंसेस, इसका लुक से बात नहीं है, मतलब दिखावट वाली बात नहीं, बिहेवियर की बात, की हम शो नहीं होने देते कि ट्रबल में है या नहीं है। टू मेक इट अपेयर दैट नो वन इज कंसर्न, ये भी गलत है, और करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी। नाउ द नेक्स्ट वन, टेक टू वंस हील्स। ये भी बहुत कॉमन फ्रेज है जो ऑफनली एग्जाम में आ ही जाता है। इसका मीनिंग होता है टू रन अवे, किसी सिचुएशन से जब कोई इंसान सडनली भाग जाता है, जैसे कोई कहीं प्रोटेस्ट करने गया, सडनली पुलिस आई और वो भाग गया, तो उस समय हम इस इडियम को रिलेट करते हैं टेक टू वंस हील्स। नाउ द नेक्स्ट वन, ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है कि कभी कोई चीज हो गई, कभी नहीं हुई, ओकेजनली, रिपीटेडली नहीं, ऑलवेज भी नहीं, और नेवर भी नहीं। देखिए ये जो ऑफ एंड ऑन है, ये सारे अब ये फ्रेज है। तो ऑफ एंड ऑन का भी बहुत सारे लोग मतलब मीनिंग लगा लेते हैं अपनी तरफ से, जो गलत है। इसका मीनिंग है यही ओकेजनली, मतलब कि कोई चीज कभी कभी हो रही है, कभी नहीं हो रही है। तो टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, इसको इवन की यूपीएससी भी बहुत बार पूछ चुका है।
क्योंकि इसका मीनिंग ग्रेन विद द सॉल्ट है, हर कोई सोचता है। देखिए जैसे पहली ऑप्शन है, पहली ऑप्शन क्या है, प्लेटेबल। प्लेटेबल क्या होता है, जो खाना खाने में टेस्टी होता है। किस चीज़ को और टेस्टी बनाना, कम क्वांटिटी में लेना, या किसी चीज़ को मीनिंगफुल बनाना, इन सारी चीज़ों का इसके साथ कोई लिंक नहीं है। इसका मीनिंग है किसी चीज़ को सीरियसली नहीं लेना। जैसे किसी ने कोई चीज़ बताई लेकिन हम उस पे पूरी तरह ट्रस्ट नहीं करते। हम कहते हैं कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो उस सिचुएशंस में हम कहते हैं टू टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। जैसे कि इलेक्शन से पहले जितनी भी पार्टीज होती हैं बहुत सारी प्रोमिसेस करती हैं, राइट ना, बट दे आर बेस्ट टेकन विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। नाउ द नेक्स्ट वन, टू टॉक थ्रू वंस हैट। इसका सीरियसली एक मीनिंग है नॉनसेंसिबल बात करना, जिसका कोई मीनिंग नहीं होता। कई बार कोई पर्सन ड्रंकर्ड होता है, वो कोई ऐसी बात कर रहा है जिसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा, तो केयरफुली बिल्कुल ऑपोजिट हो गया, सॉफ्टली भी नहीं और सीक्रेटली भी नहीं। टू टॉक थ्रू वंस हैट मीन्स टू टॉक नॉनसेंस। नाउ द नेक्स्ट वन, इन्स एंड आउट्स, अनदर फ्रेज। इन्स एंड आउट, अब इसमें स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होता है कि उसको इन और आउट ले लेता है, एंट्रेंस और एग्जिट, जो कि बिल्कुल गलत है। इन्स एंड आउट होता है कि हम किसी भी चीज़ का जो डिटेल पॉइंट है, जो उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं, हम उनको जाने। जैसे कि हमने अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो हमें उसकी डिटेल, हमें उसकी इन्स और आउट्स पता होने चाहिए। तो इसका रास्ते से कोई मीनिंग नहीं है और रूल और रेगुलेशन से कोई मीनिंग नहीं है। तो करेक्ट आंसर इसका जो है वो है बी। नेक्स्ट वन, वंस हिज क्राइम वॉज डिस्कवर्ड ही हैड नो ऑप्शन बट टू कम क्लीन। जब उसका क्राइम डिस्कवर हो गया तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं थी बट टू कम क्लीन। इसका मीनिंग बहुत क्लियर है। देखो अब क्राइम तो पहले ही डिस्कवर हो चुका है तो बंदा डिनाई नहीं कर सकता। अब ऑप्शन क्या है, कन्फेस किया जा सकता है। किसी और को एक्यूज कैसे करोगे जब आपका क्राइम पहले ही डिस्कवर हो चुका है कि आपने क्राइम किया है, तो ये भी गलत है। टू अपोलोजाइज, माफी मांगने की इसमें कोई बात नहीं। तो आंसर क्या है, टू कन्फेस, कि मतलब जिस चीज के बारे में आपने पहले झूठ बोला था अब उसके बारे में सच बोल देना। टू टू कम क्लीन, कि आप अपनी गुनाह को मान लेते हो। नाउ द नेक्स्ट वन, द एम्प्लॉयज वर केप्ट इन द डार्क अबाउट द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स। केप्ट इन द डार्क, अंधेरा, फिर अभी हमने डार्क हॉर्स डिस्कस किया था। अंधेरा क्या होता है, जिसमें आपको कुछ भी नहीं पता। अंधेरे में आप कुछ भी नहीं देख सकते, कुछ भी विजिबल नहीं है। तो क्या होगा, बहुत क्लियर मीनिंग है, वर नॉट इन्फॉर्म्ड एट ऑल। इन्होंने कहा कि आफ्टर ऑफिस आर इन्फॉर्म थे, नो, तो फिर वो डार्कनेस में नहीं हुए। तब बताया गया जब बहुत लेट था, बताने की बात ही नहीं, क्योंकि दे वर इन डार्कनेस, उनको पता ही नहीं था। सीक्रेट इन्फॉर्मेशन भी गलत हो गया, तो दे वर नॉट इन्फॉर्म्ड एट ऑल। नाउ द नेक्स्ट वन, when things go wrong everyone start passing the buck। मतलब जब कोई चीज गलत हो जाती है तो क्या होता है, एक ब्लेम गेम चालू होती है कि नहीं हमने नहीं किया उसने किया है। ठीक है, एक एक तो बहुत क्लियरली पता चल गया। ये एक्चुअल में जो बक है ये पोकर की गेम से स्टार्ट हुआ ये वर्ड। और मैं आपको इससे इंटरेस्टिंग एक चीज भी बताऊंगी, लेकिन पहले हम इसका मीनिंग क्लियर कर लेते हैं। पासिंग द बक, प्रॉब्लम को एनालाइज करना नहीं, रिजाइन करना नहीं, ब्राइब देना नहीं, ये ब्लेम करना कि हम ब्लेम कर रहे हैं। जब यूएस के प्रेसिडेंट हेनरी ट्रूमैन थे तो उन्होंने अपने डेस्क पे एक साइन रखा था जिसपे उन्होंने मतलब लिखा हुआ था क्लियरली, द बक स्टॉप्स हियर। जिसका मीनिंग ये था कि जो डिसीजन वो लेंगे वो ये नहीं कहेंगे कि उसने लिया तो उसने लिया, वो अल्टीमेटली पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लेंगे। तो ये फ्रेज हमेशा उनके टेबल पे रहा। तो अब आप, मुझे उम्मीद करती हूँ कि ये तो आप नहीं भूलोगे। नाउ द नेक्स्ट वन, सिंस ही हैड अप्रूव्ड द प्रपोजल ही हैड टू फेस द म्यूजिक। टू फेस द म्यूजिक क्या होता है कि जब हम किसी चीज के हमें कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ते हैं। अब हमने कोई फैसला लिया है तो नेचुरली प्रो और कॉन्स दोनों हमारी तरफ आएंगे। तो इसका मीनिंग है टू टेक द ब्लेम। फेस द म्यूजिक का मीनिंग कभी भी पॉजिटिव थिंग्स नहीं होता। बेसिकली इसमें मैंने तो आपको बोल दिया प्रो और कॉन्स, लेकिन इसमें होता क्या है कि आपको क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करना पड़ता है आपके डिसीजन के लिए। टू एक्सप्लेन इन डिटेल्स भी इनकरेक्ट है, टू एंटरटेन द कस्टमर्स भी इनकरेक्ट है। नाउ द नेक्स्ट वन, शी डिसाइडेड दैट शी वुड गेट दिस जॉब बाय हुक और क्रुक। बाय हुक और बाय क्रुक, क्रुक वर्ड का मीनिंग इंग्लिश में ऐसे भी सबको पता है, फॉल्स मीन से। तो उसने कहा कि जॉब लेके रहेगी हर तरीके से। तो इसका मीनिंग बहुत ही क्लियर है, बाय एनी मीन्स, राइट और रॉन्ग, किसी भी तरह। कॉम्प्रोमाइजिंग और अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज गलत है। इम्प्रेसिंग द इंटरव्यूअर्स, नो। बाय बिकमिंग अ स्पेशलिस्ट, अगर स्पेशलिस्ट होता तो फिर हुक एंड क्रुक की जरूरत नहीं पड़ती। तो राइट और रॉन्ग की बात आई है यहाँ पे। नाउ द नेक्स्ट वन, इन अ डिबेट नो वन इज अलाउड टू सिट ऑन द फेंस। अब देखो, अब आप इसको अपने सीन में सोच के देखो, फेंस पे बैठा है। अगर कोई बंदा किसी भी फेंस पे बैठा है, सपोज इधर कोई जगह इधर कोई जगह, अगर कोई पर्सन फेंस पे बैठा है
तो वो ना इधर है ना इधर है। लेकिन क्या होता है जब आप डिबेट में हो, तो डिबेट में या तो आपको अगेंस्ट में रहना पड़ता है या उस या उसके साथ रहना पड़ता है। तो आप तो किसी को भी अलाउ नहीं किया जाता कि वो मतलब अवॉइड करे कि मैं उसकी साइड नहीं लूँगी। आपको किसी एक का तो पक्ष लेना होगा ना, आइदर इंडिया आइदर पाकिस्तान। To insult the speaker, it's it's incorrect. To relax with other speakers, no. और to agree with everyone, आप हर किसी के साथ एग्री नहीं हो सकते, क्योंकि आपको डिबेट में क्या होता है, आपको एक पर्सन का साइड लेना पड़ता है। तो इस इसका मीनिंग भी बहुत क्लियर हो गया, टू सिट ऑन द फेंस, कि आप कोई साइड नहीं ले रहे, टू अवॉइड टेकिंग साइड्स। नाउ द नेक्स्ट वन, ही फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। आप देखिए, मछली पानी से बाहर आएगी तो क्या होगा, एकदम अनकंफर्टेबल हो जाएगी, ब्रीथ नहीं कर पाएगी। तो उसके लिए सिचुएशन क्या होगी, अनकंफर्टेबल, एग्जॉस्टेड, एनर्जेटिक, नर्वस, कोई सेंस नहीं रखते इसके आगे। तो फिश आउट ऑफ वाटर क्या हुआ, जब कोई बहुत अनकंफर्टेबल है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में। नाउ द नेक्स्ट वन, द मैटर हैज बीन सॉर्टेड आउट। इट्स अ वेरी कॉमन फ्रेज। हम ऐसे भी कहते हैं कि हाँ सॉर्ट आउट हो गया। तो सॉर्ट आउट का क्या मतलब हुआ, कि कोई चीज जो रिजॉल्व हो गई, रिवाइज नहीं, सपोर्ट नहीं और चेंज नहीं। जब कोई चीज हमारी रिजॉल्व हो जाती है, हम नॉर्मली इस वर्ड को यूज करते हैं आजकल तो, कि सॉर्ट आउट हो गया हमारा मैटर। तो नाउ द नेक्स्ट वन, द सोल्जर्स कैरिड आउट द ऑर्डर्स ऑफ द जर्नल वेरी इफेक्टिवली। अब देखो, यहाँ ऑर्डर्स की बात की गई। ऑर्डर्स को क्या किया जाता है, एग्जीक्यूट। जब भी कोई सीनियर हमें ऑर्डर देता है तो हम सीधा उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। तो पहली ऑप्शन गलत हो गई, सपोर्ट नहीं करते, हम ऑर्डर्स को सपोर्ट नहीं करते, ऑर्डर्स की पालना की जाती है, उसको तुरंत माना जाता है, अप्लाई भी नहीं किया जाता, एग्जीक्यूशन होती है, जैसे आपके छोटे भाई बहन करते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, दे सेट ऑफ बाय कार फॉर मुंबई इन द लेट इवनिंग। सेट ऑफ का मीनिंग क्या हुआ, सेट ऑफ का मीनिंग हुआ टू बिगिन अ जर्नी। उन्होंने यात्रा शुरू की, अभी स्टार्ट हुआ है, एंड नहीं हुआ। किसी प्रोसेस को, किसी भी इवेंट को शुरू करने को सेट ऑफ कहते हैं। स्टार्टेड एकदम एग्जैक्ट ऑप्शन है, ट्रैवल नहीं, उन्होंने अभी लेट इवनिंग में शुरू किया, स्टार्ट की जर्नी, एंटर भी नहीं किया, रेजोनेट भी नहीं किया। तो आज की हमारी ये जो डिस्कशन है यहीं पे खत्म होती है। इन द एंड आई वुड लाइक टू से कि प्लीज़ आप, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा इंट्रो में, आप उसको ध्यान दें कि ये टॉपिक हमारे लिए कितना क्रूशियल है। ये हमारा अभी इसका पार्ट 1 ही है। हम लेटर ऑन इसके और पार्ट्स भी बनाएंगे, इसको और भी डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोगों की और हेल्प हो पाए। बट प्लीज़, हर वीडियो में कहती हूँ, फिर रिपीट करती हूँ, योर कमेंट्स आर हाईली वैल्यूएबल। प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन whether you like this video, what improvisation you need, and in the end I would like to say, please, please and please share, like, subscribe our channel. Thank you.